यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जल स्रोतों के बारे में। तो भूजल के जितने भी स्रोत होते हैं उन सभी के बारे में आज के सेशन में डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही जैसे कि आपसे जो टॉपिक पूछे जाते हैं, सतही जल क्या होता है, भूमिगत जल क्या होता है, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया गया लाइक आपको एमसीक्यूज में कि कुएं का जो पानी है वो किस प्रकार के स्रोत में कंसीडर किया जाता है। तो वो सारे जो टॉपिक्स होते हैं आपके आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो सेशन को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उनको ज़रूर से आप नोट डाउन कर लेंगे। ये वाला टॉपिक आपका क्लास 7 की बुक का है, प्लस हमने थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर क्लास 12 की बुक से इसको कवर किया हुआ है। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और कल जैसे आपका क्लास नहीं था तो आपको एक होमवर्क दिया गया था कि आपको 6 PM पर रेडी रहना है। पर्सनालिटी चैप्टर के हम लोग कुछ क्विज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो 6 PM पर आपका वो सेशन रहेगा, तो आप ज़रूर से उसे ज्वाइन करें। और साथ ही कुछ PDFs आपको प्रोवाइड की गई थी, उसमें कुछ EVS का जो अपने वीकली हमने जितना भी पढ़ा है उनकी PDF आपको प्रोवाइड की गई है। CDP के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए, तो अभी तक आपको नहीं मिले तो ज़रूर से आप एक बार जाकर टेलीग्राम को विजिट कर लें। टेलीग्राम पर रखिए अंटिल आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें जो है PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, एक बार से देख लेते हैं कि सतही जल होता क्या और भूमिगत जल होता क्या है। वैसे तो आई थिंक आपको नाम से सारी ही चीज़ें पता ही है। सतही जल जो सतह पर रहता है, भूमि पर रहता है ना, ऊपर की साइड लाइक नदियाँ वगैरह हो गई ये वाला। और भूमिगत जो जमीन के अंदर होगा जिससे हमें निकालने की आवश्यकता होगी, लाइक हैंडपम्प वगैरह हो गए, है ना, वो सारी चीज़ें। तो बेसिक सी लैंग्वेज तो हमें पता है जो हमने सीखा है, लेकिन अभी पूरा प्रॉपर अपन इसको जल चक्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आपको ये चीज़ पता है कि जल एवं जल वाष्प जो वाष्पीकृत होता है जल, ये क्रिया सूर्य एवं गुरुत्व के द्वारा चलती रहती है ना। और ये क्या है, पूरी की पूरी नेचुरल प्रोसेस है। तो क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, जल एवं जल वाष्प यानी कि जो वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है ये सूर्य एवं गुरुत्व के द्वारा निरंतर चलती रहती है। ठीक है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे ही यहाँ पर हाइड्रोलॉजिक चक्र यानी कि जल चक्र नाम दिया गया है। ठीक है, समुद्र एवं सतही भूमि से जल का वाष्पोत्सर्जन होकर यही जल पुनः पृथ्वी की बूंदों के रूप में वापस आ जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जल चक्र को समझ रहे हैं। एक बार से चाहे तो आप एक बार इसका डायग्राम देख लो, है ना। इसको पूरा हमें समझना है क्योंकि समझ आपने रखा है, लेकिन कुछ शब्द हैं यहाँ पर नए नए जिनको आपको सीखना पड़ेगा। तो ये शब्द हम लोग सीखेंगे अभी पूरा, है ना। तो आप चाहे तो एक बार से डायग्राम को देख लो, फिर हम लोग इसको पूरा समझ लेते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका, है ना। तो इसको देख लेंगे एक बार से। ओके, चलो यहाँ से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। समुद्र एवं सतही भूमि से जल का वाष्पोत्सर्जन होकर, मान लो ये समुद्र का पानी बह रहा है, नदियों का पानी बह रहा है, अब यहाँ पर हो गई वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया स्टार्ट, है ना। वाष्पोत्सर्जित होकर यही जल पुनः क्या करेगा, पृथ्वी पर आ जाएगा। अभी तक हमने इतना ही समझा कि समुद्र का पानी हो गया, नदियों का पानी हो गया, झीलों का पानी हो गया, वाष्पीकृत होगा और वापस से वर्षा के रूप में क्या करता है, धरती पर आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर समस्त अलवण जल का स्रोत वर्षा। ये आपका एक क्विज है, ये आपका एक MCQ का एक क्वेश्चन है। जो पृथ्वी पर आपको अलवणीकृत जल प्राप्त होता है ना, जिसमें लवण युक्त जल नहीं, अपना साधारण जल जो पीने योग्य पानी है, तो उसका केवल एकमात्र स्रोत आपका वर्षा है। ठीक है, वर्षा के माध्यम से ही वो नदियों वगैरह में पहुंचेगा। तो पृथ्वी पर समस्त अलवण जल का एकमात्र स्रोत वर्षा है। जब वर्षा होती है तो पृथ्वी पर गिरने वाला जल धारा के रूप में प्रवाहित होकर झरनों, तालाब, झीलों आदि में चला जाता है और यही जल क्या कहलाता है, सरफेस वाटर कहलाता है। यही जल क्या कहलाता है, सतही जल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल सतही जल होगा, झरनों का जल, तालाब का जल, झीलों का जल, और ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त सभी। तो आप क्या करके आएंगे, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों स्रोत किसके अंदर आते हैं, सतही जल के अंदर आते हैं और इनका एकमात्र स्रोत क्या है, वर्षा है। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, इस जल का कुछ भाग जो है भूमि के अंदर मृदा क्षेत्र के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब आपने देखा है गुरुत्व के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अब पानी क्या करेगा, धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता जाएगा, है ना। तो ये मृदा क्षेत्र सोइल जोन के अंदर अवशोषित होकर अंदर की ओर जाता जाएगा। जब मृदा क्षेत्र संतृप्त हो जाता है, भर जाता है, जब आपने देखा होगा कि मिट्टी पूरी तरीके से नम हो चुकी है, उसके सारे छिद्र यहाँ पर भर चुके हैं, तो अब ये जल क्या होगा, नीचे जाने लगेगा। जब मिट्टी पूरी गीली हो गई है, वो संतृप्त हो गई है, तो अब जल क्या करेगा, धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगेगा। संतृप्तता का यह क्षेत्र मृदा के उस स्थान पर होता है जहां मृदा के सभी छिद्र जो है जल से भरे हुए हैं। कब होगा, जब मिट्टी पूरी तरीके से नम हो गई है ना, अब मिट्टी के पास इतना वो नहीं बचा हुआ है कि वो उसको क्या कर सके, अवशोषित कर सके। तो अब जल क्या करेगा, धीरे धीरे उस मिट्टी को भेदता हुआ नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, है ना।
तो वर्षा के जल का कुछ भाग धीरे धीरे संचारित होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के नीचे चला जाता है। अतः भूजल बनने की यह क्रिया क्या कहलाती है? जलभृत यहाँ पर कहलाती है। और संचित भूजल क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर। अभी आपने देखा सरफेस वाटर, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ग्राउंड वाटर क्या होता है। धीरे धीरे मिट्टी के जब सारे छिद्र भर जाते हैं और मिट्टी के बाद जो पानी है अपना क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे जमीन के नीचे रिसता जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग यहाँ पर भूजल बोलते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं। गुरुत्व प्रभाव के फलस्वरूप भूमिगत जल जो है धीरे धीरे मृदा के भीतर चला जाता है। निचले क्षेत्रों में यह झरनों एवं धारा के रूप में फिर से यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पर। एक बार से आप इस डायग्राम को देख लें, फिर हम लोग इसको फिर से समझेंगे। देखो ये सूर्य हो गया, सेकेंड, ये आपका सन हो गया, बादल। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वर्षा हो रही है, भूमि पर अवक्षेपण हो इसका हो रहा है, फिर महासागरों से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से प्लांट से हो गया, ये जो नदी झील यहाँ पर बह रही है इसके माध्यम से हो गया। तो ये सब क्या है? वापस से अवशोषित होकर वापस से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये जल तालिका हो रही है। अभी जल तालिका को पूरा समझ लेंगे, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, भूमिगत जल प्रवाह अभी तो आपने देखा था, ये सारा का सारा सरफेस वाटर हो गया। अब ये अंदर की साइड से जो बह बह कर जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ग्राउंड वाटर यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे प्रोसेस कंप्लीट होती है इसको देख लेते हैं। सतही जल एवं भूजल दोनों अंततः महासागरों में ही जाने हैं। ठीक है, आपका सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर दोनों ही महासागर में चले जाएंगे, जहाँ से वायुमंडल जल वाष्प की आपूर्ति वाष्पीकरण के द्वारा ये वापस से वायुमंडल में पहुंच जाएगा। हवाएं जो है नमी को भूमि पर लेकर आती, जितनी भी हम लोग बोलते हैं ना ठंडी हवाएं हैं, जो नमी है वो भूमि पर आ जाएगी, जिसके माध्यम से क्या होगा? अवक्षेपण होगा और जल चक्र जो है हमारा वाटर साइकिल यहाँ पर कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अवक्षेपण की इस प्रक्रिया को, जिसके द्वारा भूमिगत जल की आपूर्ति होती है, पुनः भरण कहलाता है। रिचार्ज की प्रोसेस इसे यहाँ पर कहा जाता है। मतलब आपका क्या हो रहा है, आपने सरफेस वाटर तो ले लिया, लेकिन कुछ पानी जो है वापस जमीन भी एक्सेप्ट करेगी, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? रिचार्ज की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये प्राकृतिक प्रोसेस है और एक आर्टिफिशियल रिचार्ज भी होता है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया। तो जस्ट इसको समझ लो, पुनः भरण क्या होता है। और ये क्या हो रहा है? ये पूरा नेचुरली हो रहा है ना, जमीन पानी को बोलते हैं ना एक्सेप्ट कर रही है। सामान्य रूप से पुनः भरण जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु में वर्षा ऋतु के समय में ही होता है, क्योंकि बहुत सारी वर्षा हो रही होगी, धीरे धीरे कई समय तक लगातार वर्षा हो रही है, तो मिट्टी जब पूरी तरीके से नम हो चुकी होगी तो वो वापस पानी जो है जमीन के अंदर जाता जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं ना, तेज वर्षा हो उससे ज़्यादा अच्छा है कि कई लंबे समय तक धीरे धीरे वर्षा हो, है ना, ताकि हमारी मिट्टी काफ़ी लंबे समय तक नम बनी रहे। क्योंकि अगर तेज वर्षा होगी तो वो पानी तो वैसे ही बहकर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सामान्य रूप से पुनः भरण उष्णकटिबंधीय जलवायु में वर्षा ऋतु के समय में होता है, बसंत के मौसम में होता है। पृथ्वी पर गिरने वाला यह अवक्षेपण अक्सर 10 से 20% तक होता है, जो मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जल धारण करने वाले स्तर पर ये योगदान देता है। ठीक है, वो ही पूरी प्रोसेस हो गई जल भरण क्षमता की। भूजल निरंतर क्रियाशील रहता है। मतलब क्या आप ऐसा देखेंगे, भूजल जो जमीन के अंदर चल रहा है वो क्रियाशील है, आप उसको रोक नहीं सकते कि आपने लाइक ऊपर जो सतही है आप उसको मेड़ बनाकर रोक सकते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। भूजल निरंतर क्रियाशील रहता है, सतही जल की तुलना में यह काफ़ी धीरे धीरे होता है। लाइक नदियों वगैरह का जल हो गया तो वो बहता रहेगा, महासागरों तक पहुँचता रहेगा, लेकिन भूजल की प्रोसेस जो है काफ़ी धीमी होती है, काफ़ी वर्षों तक चलती है। ठीक है, इस जल के संचरण की वास्तविक दर संचरण जलभृत की संग्रहण क्षमता पर निर्भर करती है कि कितना पानी जो है मिट्टी ने लिया था और फिर उस मात्रा में ये उसको रिलीज़ करेगी। ठीक है, कभी कभी झरनों नदियों में भूमिगत जल स्तर का बढ़ने पर उफान भी आ जाते हैं। जल तालिका में भूजल के नवीनीकरण का समय जो है 1 वर्ष या उससे भी कम होता है, परंतु गहरे जलभृत जो होते हैं उसकी अवधि हजारों वर्षों से भी अधिक का समय लेती है। मतलब जल तालिका जो आपका सरफेस पे जो पानी इकट्ठा होकर रहता है ना, वो 1 वर्ष से भी कम हो सकता है। मतलब वो बहकर निकल जाएगा, है ना, या अवशोषित हो जाएगा। लेकिन जब आप हम लोग बोले कि ग्राउंड वाटर की बात करेंगे या फिर भूजल की बात करेंगे तो ये कई वर्षों तक चलता रहता है, पानी अंदर स्टोर होकर रहता है। ठीक है, जल तालिका जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है, जल तालिका को भूमिगत जल तालिका भी कहा जाता है। यह भूमि की ऊपरी सतह होती है जिसमें मृदा या चट्टानें जल के साथ स्थायी रूप से संतृप्त होती है। मतलब मिट्टी या चट्टानों में जल ऑलरेडी भरा हुआ है ना, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, उसकी जल तालिका कहलाती है। आप ऐसे समझ लो, हमारी मिट्टी या हमारी भूमि कितनी नम है ये उसकी वाटर टेबल होगी या फिर उसकी भूमिगत जल तालिका होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भूमिगत जल तालिका। अब एक बार से आप एक कंप्लीट डिफरेंस देख लें, सतही जल और भूजल के अंदर डिफरेंस होता क्या है। तो देखो, सतही जल एक ऐसा जल होता है
जो भूमि की सतह पर झरनों, तालाबों, नदियों, झीलों आदि के रूप में उपस्थित होता है, ये आपका क्या कहलाएगा? सतही जल कहलाएगा। भूजल एक ऐसा जल होता है जो सामान्यतः भूमिगत रूप में पाया जाता है। इसे कुओं, ट्यूबवेल अथवा हैंडपंप के द्वारा खुदाई करके आप क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। मतलब जिसको आपको प्राप्त करने की आवश्यकता होगी किसी सोर्स के माध्यम से, वो आपका क्या कहलाएगा? ग्राउंड वाटर यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, और ये आपका SW सरफेस वाटर यहाँ पर कहलाएगा। सतही पानी खुला रूप से पाया जाता है और आसानी से इसको दूषित हो सकता है। ये कई कारण हो सकते हैं दूषित होने के। भूजल पृथ्वी के अंदर होता है, इसलिए इसे आसानी से दूषित नहीं किया जा सकता है। सतही जल को अक्सर किसी अन्य स्थान तक ले जाने में काफ़ी खर्च आता है, अतः यह काफ़ी महंगा होता है। भूजल केवल अपने प्रयोग के स्थान पर ही उपलब्ध होता है। इसकी आवश्यकता होती है तो इसे किसी स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, और इस प्रकार से काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया, क्योंकि इसको अगर आपको लेकर जाना है तो काफ़ी खर्चीली प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन ये जल तो है, कहीं जाएगा ही नहीं, इसको लेकर भी नहीं जा सकते, भूजल है ना, तो ये एक सस्ता ही पड़ेगा। सतही जल का परोक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दूषित होता है। इसके फिल्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसको आप फिल्टर कर छान कर या किसी पदार्थ का उपयोग करके इसको शुद्ध करके ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भूमिगत जल अधिकतर स्वच्छ ही होता है और इसका प्रयोग आप सीधे कर सकते हैं। अधिकतर इन द सेंस कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ की भूमि के अंदर जो है कई सारे केमिकल वगैरह हो गए, तो उस जल का प्रयोग फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसने यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमम तो वो स्वच्छ ही रहता है। सतही पानी खुला होता है एवं वाष्पीकरण क्षति पर अक्सर निर्भर करता है, तथा इस प्रकार सूखे के समय पर इस पर निर्भरता जो है या फिर डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्या इसने बोला है? सतह पानी जो है खुले में प्रेजेंट होता है, तो आसानी से सूर्य के द्वारा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण हो जाएगा तो सूखा पड़ेगा, लाइक गर्मी पड़ेगी, तो इसमें जो है जल की मात्रा भी धीरे धीरे कम पड़ेगी। तो इसने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इस पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम होती है। भूजल भूमि के नीचे पाया जाता है तथा इस पर वाष्पीकरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो सूखे के समय आपको कुएं वगैरह जो होते हैं, हैंडपंप वगैरह जो है, ये चीज़ें क्या कर सकती है? हम लोगों को हेल्प कर सकती है गर्मी के समय में, या जिस समय सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं हो रहा है या फिर वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सतही जल और भूजल के बीच में डिफरेंस हो गया। अब मेन जो आज हम लोगों ने भूजल स्टार्ट करा था, इसके कुछ विधियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग्स की बात करें, झरना की बात करें, तो कई सारी विधियां होती है। कई सारी में से आप झरने से प्राप्त कर सकते हैं। जल तालिका सामान्यतः भूपृष्ठ की स्थलाकृति के अनुसार होती है, मतलब किस में कितना पानी अवेलेबल होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसकी मिट्टी जो है या फिर उसमें जो चट्टाने वगैरह, शेल वगैरह है, वो कितने तृप्त हैं जल से, वो उस पर डिपेंड करेगा, उसकी स्थलाकृति पर डिपेंड करेगी, है ना। तो जल तालिका में ढाल जो है उपनदा के प्रवाह को प्रकट करती है। भूमिगत जल की गतिविधि जो होती है वो सतही जल की तुलना में काफ़ी धीमी होती है। इस प्रोसेस को तो आपने देख ही लिया था कि जो भूजल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई वर्षों का भी समय लग जाता है। यह प्रवाह ढलान और इसकी पारगम्यता पर निर्भर करता है। ढलान इन द सेंस की लाइक ये वाला है, तो अब ये ढलान है तो पानी डेफिनेटली नीचे की साइड जाएगा और काफ़ी स्पीड से जाएगा कंपैरेटिवली, यदि हम लोग इस तरीके से बात करें, इस तरीके की यदि हमारी सतह है। तो कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जब जल तालिका में सतही जल के स्तर से ऊपर हो जाता है, मतलब वाटर सरफेस से भी जब ये जल तालिका ऊपर हो जाती है, तो भूमिगत जल जो है झरनों के रूप में बाहर निकल कर आ सकता है, और इस जल का उपयोग आप सीधे पानी पीने के लिए कर सकते हैं। आई थिंक झरने का आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि झरने किस तरीके से बहते हैं, उनके पीछे का कारण क्या होता है। ठीक है, स्थल पर तो जल बहता ही है, लेकिन कभी कभी जो हमारी वाटर टेबल इतनी ज़्यादा बोल सकते हैं कि उसमें इतना ज़्यादा पानी अवेलेबल हो जाता है कि वो झरनों के रूप में बाहर निकल कर आ जाता है। मतलब उसकी जो बोल सकते हैं ना कि जो सतह है वो इतनी तृप्त हो जाती है पानी से कि अब उसमें से पानी बाहर निकल कर आ सकता है। ठीक है, सेकंड की यदि हम लोग बात करें, जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे रोम, लियोन जैसे नगरों में सबसे पुरानी जो जल आपूर्ति होती थी वो इसी के माध्यम से होती थी। हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिकांश पानी पीने के लिए इसी प्रकार से झरनों का प्रयोग करते हैं। कुआं खोदकर यदि हम लोग बात करें, यह प्राय साधारणतः हम लोग बोल सकते हैं खुले हुए कुएं होते हैं। कुआं खोदकर भी आप जल प्राप्त कर सकते हैं, भूमिगत जल यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें जमीन में खोदकर या भूमिगत जल को धारण करने वाले स्तर से पानी निकालकर उसके पानी को सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः मिस्त्री के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। कुछ कच्चे कुएं भी होते हैं, ठीक है, बोरवेल वाले कुएं भी हो सकते हैं, कई प्रकार से निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये निजी उद्देश्य से भी हो सकते हैं, मतलब कोई हर एक व्यक्ति अपने खेत में निजी उद्देश्य, अपने खेत को पानी पिलाने के लिए इस उद्देश्य से कुआं निर्माण कर सकता है। उथला ट्यूबवेल की यदि बात करें तो इसमें जमीन में एक छेद बनाकर उसमें पाइप के द्वारा भूमिगत जल को प्राप्त किया जाता है। 60 से 70 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक होने पर भूकंप का खतरा वो ही बना रहता है। इन ट्यूबवेलों का प्रयोग सिंचाई के दौरान 6 से 8 घंटे तक किया जाता है, जिसमें 100 से 300 क्यूबिक मीटर पानी प्रतिदिन की दर से यहाँ पर निकाला जा सकता है। ठीक है,
और यदि आप इसका इससे कंपेयर कर रहे कुओं से तो 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी आपको यहाँ से प्राप्त होगा। किससे? ट्यूबवेल के माध्यम से। अब ये उथला ट्यूबवेल था, सतही, और अब हम गहरे ट्यूबवेल की बात करेंगे तो ये 100 मीटर से अधिक होता है ना। और इसकी जो क्षमता होती है 100 से 200 क्यूबिक मीटर तक प्रति, हम लोग बोले तो प्रति घंटे की दर से आप लोग यहाँ पर पानी निकाल सकते हैं। सिंचाई के मौसम के दौरान इसका उपयोग दिन भर किया जा सकता है, जो कि बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता उथले ट्यूबवेल से कम 15 गुना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसको बहुत ही डीप में डाला रहता है। ठीक है। हैंडपम्प की बात करेंगे तो हैंडपम्प का प्रयोग ग्रामीण और शहरी में झुग्गी झोपड़ियों में किया जाता है। ये हाथ से चलाया जाता है। इसमें बिजली और किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधारणतः आप अपने हाथों का प्रयोग करके हैंडपम्प को चलाकर पानी की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग गुणवत्ता की बात कर लेते हैं, जल गुणवत्ता की। फिर इससे जो जो हम लोग बोलते हैं ना कि क्या क्या दोष हैं इसके भूजल के, उसकी बात कर लेंगे। पानी पीने के स्रोत जो है भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग मोस्टली ग्राउंड वाटर का ही प्रयोग करते हैं अपने अच्छे पानी के लिए। ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सामान्यतः दूषित नहीं होता है और सीधे ही बिना किसी उपचार के आप इसको ले सकते हैं। लाइक कुएं का जो पानी होता है, कुएं का जो अपना एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होता है कि वो ऑलरेडी फिल्टर होकर ही आता है। किसी एक स्थान से इसे भूजल के अनेक स्थानों पर उपलब्ध करवाया जा सकता है। अधिकता से ये पाए जाते हैं। या निर्भर है, आप इस पर निर्भर हो सकते हैं क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की प्रोसेस नहीं होती है, तो सूखे के समय आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। बृहद भंडारण, उपचारण, वितरण को यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। यह बिल्कुल भी महंगा आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो भारत की लगभग हम लोग कंसीडर करें तो 85% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है, घरेलू मांगों की जो पूर्ति है वो आपके इसी के माध्यम से होती है, ग्राउंड वाटर के माध्यम से ही होती है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए लाइक भूजल कृषि, सिंचाई, पशुओं को नहलाने, दोनों के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को यहाँ पर निभाता है। अब यहाँ पर जो प्रदूषण होता है भूमिगत जल में, वो किस किस कारण से होता है, क्योंकि सतही जल का तो समझ में आता है ना। अब भूमिगत जल का हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नाइट्रेट की बात करेंगे तो पानी में घुलकर जो है नाइट्रेट सामान्य रूप से भूमिगत जल को दूषित कर देता है। पानी में घुल गया, अब वो पानी में घुला है, डेफिनेटली वो मिट्टी के द्वारा रिस कर जो है जमीन के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है। अगर नाइट्रेट की बहुत ही ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से, जिसे आप जानते हैं, जो छोटे बच्चों के अंदर होता है। ये वाले रोग हो जाते हैं। कैंसर जनित रोग यहाँ पर हो जाते हैं। और सतही जल को सुपोषण के लिए ये हम लोग बोलते हैं कि आप क्या करें, फिर सतही जल का प्रयोग करें। ठीक है। वो वाली चीज़ें आ जाती है। इसके स्रोत में सीवेज, उर्वरक, वायु प्रदूषण, भूमि भरण, औद्योगिक स्थल आदि शामिल है। मतलब ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से होती है। दूसरा, यदि हम लोग बात करेंगे रोगजनक की, तो ठीक प्रकार से रखरखाव न हो पाने के कारण इसमें अपर्याप्त मात्रा में चारकोल का रिसाव से कुएं का जल जो है दूषित हो जाता है। यदि चारकोल का रिसाव हुआ है, जिसके कारण अच्छी गुणवत्ता वाले जल जो है रोगजनक का कारण हो जाते हैं। ठोस अपशिष्टों के डालने से एवं नगर पालिका के अपशिष्टों के रिसाव के कारण जल रोगजनक युक्त दूषित हो जाता है। बैक्टीरिया और वायरस के कारण जल जनित बीमारियां लाइक टाइफाइड, हैजा, दस्त, पोलियो, हेपेटाइटिस, कई सारी बीमारियां यहाँ पर हो सकती है। लाइक भूमिगत जल जो उसके अंदर वाहित मल हो गया, भूमि भरण हो गया, सेप्टिक टैंक वगैरह हम लोग जो बनाते हैं, है ना, वो कहीं हमारे भौम जल से कनेक्ट हो गए हैं। मवेशियों के आश्रय होने के कारण जो हमारा जो भूमिगत जल है वो भी यहाँ पर दूषित हो सकता है और कई रोगों का यहाँ पर कारण बन सकता है। तीसरे की बात करेंगे, धातु के अवशेष की बात करेंगे तो कई सारी बार ऐसा होता है ना कि हमारी जो भूमि है उसके अंदर कई सारे धातु प्रेजेंट होते हैं, लाइक पारा, कैडमियम, निकिल एवं सीसा शामिल है। ये धातुएं काफ़ी जहरीली और कैंसर जन्य होती है। औद्योगिक रिसाव में खनिज का प्रवाह, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से निकली फ्लाई ऐश भी जो है भूमिगत जल में धातुओं की अधिकता को और ज़्यादा बढ़ावा दे देती है। उसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे कार्बनिक यौगिक की, तो कृषि में कार्बनिक मिश्रण, जैसे हम लोग कितने ही पेस्टिसाइड्स वगैरह, पीड़कनाशी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, अब यही वापस से क्या मिलेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और पानी आया तो रिस कर क्या करेंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, भूमिगत जल को यहाँ पर प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हमने यहाँ पर स्रोत देख लिए कि किन किन के कारण जो है हमारा जल यहाँ पर, भूम जल जो है यहाँ पर प्रदूषित हो सकता है। बाकी सतही जल को आप अच्छे से जानते हैं। उद्योगों से निकला कचरा डायरेक्टली नदियों में प्रवाहित कर दिया गया, है ना, कई सारे कारण हो सकते हैं। हमने भूम जल के स्पेसिफिक कारण यहाँ पर देख लिए। इसके बाद शॉर्ट में हम लोग एक बार से इसका रिविजन कर लेते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें आपको देखनी थी। तो पृथ्वी पर सभी अलवण जल का एकमात्र स्रोत वर्षा का जल होता है। वर्षा का पानी तालाबों, झीलों में इकट्ठा हो जाता है, नदियों में बहता है, और यही जल क्या कहलाता है, सरफेस वाटर, सतही जल यहाँ पर कहलाता है। वर्षा के जल का एक भाग जो पृथ्वी की सतह से धीरे धीरे रिसकर जो है छिद्रित मृदा की सघन परतों, चट्टानों में चला जाता है। ग्राउंड वाटर, GW आपका कहलाता है।
भारी सतह से भूमि के अंदर पानी रिसने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, पुनर्भरण कहलाती है। अब पुनर्भरण एक तो नेचुरल होता है, हमारा नेचुरल रिचार्ज होता है, और एक आर्टिफिशियल रिचार्ज होता है। नेचुरल रिचार्ज जो वाटर साइकिल में नॉर्मली जो प्रोसेस होती है वो आपका नेचुरल होगा। आर्टिफिशियल मानव खुद से इस पानी को जो है ज़मीन के अंदर गड्ढों में एकत्रित वगैरह करके रखेगा, ताकि वो क्या पानी क्या हो, भूमि की सतह में रिस कर धीरे धीरे हमारी भूमि को नम बनाए, है ना। तो वो आपका आर्टिफिशियल रिचार्ज होता है। इसकी भी कई सारी प्रोसेस होती है, कई सारे नए नए तरीके इन्वेंट किए गए हैं पानी की धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, मृदा के अंदर उस गहराई तक जिसमें पूरी तरीके से पानी के भरे छिद्रों की गहराई तथा जिस छिद्र पर यह अवस्थित होता है, ये हमारी जल तालिका वाटर साइकिल या ग्राउंड वाटर साइकिल, ग्राउंड वाटर टेबल कहलाती है, ठीक है। क्या बोला गया, हमारी मिट्टी में जिस लेवल तक पानी भरा हुआ है ना, ये लेवल क्या कहलाता है, उसका वाटर टेबल कहलाता है, या फिर ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पर कहलाता है। भूजल का उपयोग घरों में, पशुपालन में, सिंचाई में और काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। सतही पानी वायुमंडल से प्रभावित होकर जल्दी दूषित हो जाता है, जबकि भूमंडल वाला जो जल होता है, भूजल होता है, वो पृथ्वी के अंदर होने के कारण दूषित नहीं हो पाता है, राइट। आगे बात करें तो कुओं, ट्यूबवेल, हैंडपंप या झरनों इत्यादि के द्वारा भूजल का दोहन किया जा सकता है। मतलब भूजल को कैसे प्राप्त करोगे, तो इनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा कृत्रिम पुनर्भरण, यानी कि जो आर्टिफिशियल रिचार्ज होता है। कृत्रिम पुनर्भरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें सतही पानी को परोक्ष रूप से भूमि के अंदर डाला जाता है। अब मैंने क्या करा, कई बड़े बड़े गड्ढे बना लिए इस प्रकार के, है ना, और इसके अंदर मैंने क्या करा, पानी भर कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे रिस कर क्या करेगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कृत्रिम पुनर्भरण की प्रोसेस होती है। या तो इसे आप सतह पर फैलाकर पुनर्भरण कुओं का प्रयोग करके, या फिर प्राकृतिक दशाओं के निस्यंदन को बढ़ाकर एक जलभृत को पुनर्भरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम पुनर्भरण को रिचार्ज पिट, शाफ्ट, कुओं, खाइयों अथवा पानी के बेसिन को फैलाकर प्राप्त किया जा सकता है। मान लो कोई एक खाई थी, नॉर्मली आपने उसको काफ़ी ज़्यादा गहरा कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पानी धीरे धीरे मिट्टी में रिसता जाएगा और ये ज़मीन के अंदर पहुंच जाएगा। तो कई सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। इसको स्ट्रीम बैंड निस्यंदन या संयोजी कुओं को भरकर भी प्राप्त यहाँ पर किया जा सकता है। तो कई सारी प्रोसेस होती है इसकी। पुनर्भरण क्रिया से जलभृत को निरंतर प्रयोगों में लाए जाने को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कृत्रिम पुनर्भरण में भूमिगत जल की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि इसका पुनर्भरण दूषित जल से भरने से हो, मतलब पानी तो भरना था, जमीन के अंदर आपको पानी डालना था, तो आपने आर्टिफिशियल रिचार्ज का प्रयोग किया, लेकिन आपने जो पानी इसके अंदर डाला वो दूषित था, तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से हमारा भूमिगत जल जो है वो दूषित हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है, इसके दोष होते हैं, ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और एक पूरा चैप्टर ही है इसका आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पानी की बढ़ती मांग सालों साल बढ़ती जा रही है। इसी कारण विश्व के कई भागों में इसकी कमी को बता दिया गया है कि पानी के स्रोत काफ़ी कम बचे, तो सोच समझकर उसका प्रयोग करें, है ना। तो भारत के कुछ क्षेत्र में भूजल का स्तर ज़्यादा गिरने के कारण वहाँ खतरे की स्थिति पैदा हो गई है, तो वही सोच समझकर ही पानी का प्रयोग करें, इतना वेस्ट ना जाने दें। भूमिगत जल के अपक्षय के कारण जो यहाँ पर चीज़ें हैं कि पंपिंग, कीम, कुओं, नदियों के सूखने के कारण तटीय क्षेत्रों में भूजल में समुद्री जल का मिल जाना है, ठीक है। उसके बाद भूमिगत जल दोहन के बढ़ते प्रभावों से भूमिगत जल का स्तर भी जल तालिका के निर्धारण बिंदु से नीचे चला गया, जहाँ पर भूजल का निष्कर्षण उसके पुनर्भरण से अधिक हो गया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, राइट। तो आई थिंक आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें जो है आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। मिलेंगे हम लोग 6 PM के सेशन में, ओके। और कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो टॉपिक आपको पढ़ना हो, है ना, जो नहीं समझ आ रहा उसको आप ज़रूर से कमेंट कर दें, हम लोग उसको मॉर्निंग 6 AM सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर, इस पर व्हाट्सअप करके आप उससे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, ओके। तो सेशन कवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।